स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। जैसा कि मैंने इतिहास के 15 क्वेश्चंस पहले भी लेकर के मैं वीडियो आया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे सजेशन आएगा, उसे क्लिक करके आप उसे देख लें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो समय को न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि महाभाष्य किसने लिखा था। गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो फ्रेंड्स, महाभाष्य जो था वो पतंजलि ने लिखा था। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसलिए आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो आप इसे पेन और पेपर लेकर के बैठे और इसे नोट करते रहें साथ साथ। और ठीक है, तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। देखिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन नॉलेज भी नीचे लिखवा दे रहा हूँ। हम्म तो ये आपके लिए एकदम अमृत है, समझिए, घोल के पी जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय के पहचान करिए। मतलब वो तीन चिकित्सक कौन थे प्राचीन भारत में? तो चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट थे। ठीक, चरक, सुश्रुत और वाग्भट थे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चिकित्सीय त्रय की पहचान जो है वो चरक, सुश्रुत और वाग्भट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित दूषण मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरुरंध के मृदभांडों के साथ, उत्तरकाली पाक्षलीश वाले मृदभांडों के साथ। तो फ्रेंड्स, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जो है वो सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें इसको पढ़ा होगा, और इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टीन, लेड, लौह। तो फ्रेंड, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में जो था वो लौ युग, लौ का भंडार था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार प्रथम शासक जो था वो उत्तरदायी था। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, मैं इसकी वीडियो क्लासेस लेकर के आऊँगा। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लिखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, 10 राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। 10 नहीं, उस राज्य का नाम बताइए। ये टाइपिस्ट की गलती है। चलिए, वो तो खैर पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इसे समझ सकते हैं। मैंने उससे 50 बार कहा है कि एक बार, ठीक है। और मुझे इतना टाइम रहता नहीं है, मैं लाइव कोचिंग्स भी लेता हूँ, तो उसकी वजह से ये जो है, क्या बताऊँ। ठीक है, आप लोग समझिए इसको, माफ़ करिए, गलती हो गई। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौशल, मगध, अवंती, चंपा। ऑप्शन बी, मगध। मगध ने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, वो भी पहली बार। प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली, संस्कृत, ब्राह्मी, खरोष्टी। मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा से ही निकल करके सारी भाषाएं आई हैं। संस्कृत भाषा जो हमारी है ना, वो सबसे पुरानी प्राचीन भाषा है। यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में ही गुजारे थे। अब श्रवणबेलगोला आया है तो यहाँ जैन धर्म का क्या हुआ था, बताइए कि क्या हुआ था? यहाँ पे जैन बाबा जो थे, महावीर जी, वो एक्सपायर कर गए थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था।
हेरोडोकस को माना जाता है, हेरोडोटस जो आपके थे वो हिस्ट्री के पिता कहा जाता है उनको, इतिहास का जनक थे हेरोडोटस। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? हाइडेस्पीस में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो हाइडेस्पीस में, झेलम में, इसका अभी रिसेंटली प्राचीन काल में इसे हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है और अभी इसको झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। हाइडेस्पीस में, झेलम में लड़ाई की गई थी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पे मुकाबला किया था? एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद। तो पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पे मुकाबला किया था। ठीक, किसने? पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ, पोरस के साथ युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। बात समझ में आई? वही हाइडेस्पीस वाला है, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये आप इनको समझिए। 12 और 13 और दोनों एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। मैं टाइपिस्ट से बार बार कहता हूँ कि जो जिस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है उसे आप लिखें, लेकिन क्या बताएं। ठीक है, एक दो बार और समझाएंगे उनको। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? शुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जेद अवेस्ता। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम संहिता है, मूसा संहिता। मूसा भाई होते हैं ना, मूसा भाई लक में, वो यहूदी होते हैं, उससे इसको याद करें। चलिए तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड पिल्टन, लॉर्ड मेंटिक। तो लॉर्ड रिपन ने ही जो थी अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, इन्होंने ही कर को लागू किया था। बात समझ में आई? भूमि कर को लॉर्ड रिपन ने ही मान्यता दी थी और इसको अस्थाई कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे ये 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ो इंडिया आगे बढ़ सके। ऑनलाइन पढ़ो इंडिया को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, अभी इसको आपकी ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम,